हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज में दो टाइप के थे, एक कॉन्केव मिरर पे था, एक कॉन्वेक्स मिरर पे था। बाबू आज हमें रिलेशन निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जनरली एफ से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी नहीं लगे अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा कि आर इज इक्वल टू 2f, या फिर अलग तरीके से पूछेगा, कहेगा कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फिर यही बात घुमा के पूछ लेगा प्रूव दैट द फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से बाबू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आप लोग पूरा बिटवीन लिखिएगा, ठीक है, हम शार्ट में लिख दिए हैं। तो इसमें और इसमें हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो बाबू एफ और आर होते क्या है? एफ फोकल लेंथ होगा, किसका? किसी मिरर का होगा। तो हमारे पास क्या होना जरूरी है? सबसे पहले तो मिरर होना जरूरी है, तभी तो फोकल लेंथ होगा और तभी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। तो हम एक मिरर ले लेते हैं। एक मिनट, ये हमने बाबू एक मिरर ले लिया। यहां पे इसकी पोल होगी, है ना। ये तो हमारा एपर्चर है। कहने के लिए कहा जाएगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन चित्र थोड़ा बड़ा बना है, फिगर इसका बड़ा है। और यहां से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये कौन सी चीज होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी बाबू। ये इसका फोकस होगा, है ना, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना बाबू। यही फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को एफ से दिखाते हैं। इसी को किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आर से दिखाते हैं, है ना। थोड़ा यहां तक जाएगा। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकल लेंथ है ना। अब हमें निकालना है इन दोनों में संबंध निकालने क्या होगा। तो बाबू मान लेते हैं कि हमारी इधर कहीं वस्तु कोई रखी होगी, है ना। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास इधर कहीं कोई वस्तु रखी होगी। अगर यहां पे कोई वस्तु रखी है तो हम इसका इमेज कैसे बनाते हैं? एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। तो चलो हमने एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए। इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ये बाबू हो गए कौन? ए बी। ए बी कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसी मिरर पे टकरा रहे हैं, तो बाबू ये कहां से गुजरेंगे? आपको कुछ याद आ रहे हैं? जी सर जी, याद आ रहा है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी मिरर पर पड़ती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसके मिरर पे पड़ती है, तो टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। ये भैया ये टकराई और कहां से गई? यहां से, है ना। ये निकल गई आपकी। ये कहां से गई? यहां से। एक बात बताइए, अगर हम इसको यहां से मिला दें तो क्या ये नॉर्मल होगा? जिसे क्या होता है?
ये फिगर याद आ रहे हैं बाबू? नॉर्मल कब है? मिरर पे जो 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसी इंसिडेंट पॉइंट पे, वही तो नॉर्मल होता भैया, वही ना होता नॉर्मल। आपको अगर एक स्फेयर दे दिया जाए, स्फेयर के सेंटर से कहीं भी मिला दीजिए, ये इस पे क्या बनाता है? स्फेयर के सेंटर से आप कहीं भी उसकी सरफेस पे मिला दीजिए, वो उस पे नॉर्मल बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हम लोग रखें, ये भी तो मिरर है, ये भी तो मिरर है, तो ये क्या होगा? ये हमारा नॉर्मल होगा। ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल होगा, है ना? और जब नॉर्मल होगा तो भैया इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल एंगल के बीच का एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। देखिए ये इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इसका मतलब इसके बीच का एंगल आर होगा कि नहीं? और भाई साहब हमने ये पढ़ाया आपको कि इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू आर, हमने आपको पढ़ाया है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? आई इक्वल टू आर होता है। तो भाई साहब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी पी, ऐसा हम कह सकते हैं? भैया पैरेलल लेके आए और इसको सी बी एक लाइन काटती है, तो भाई साहब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला वही एंगल तो यहाँ ये भी होगा, अल्टरनेट एंगल। याद आ रहे हैं आपको? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपके बराबर होंगे, ये इसके बराबर, यही इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? जी सर जी, एकदम एक्यूरेट बराबर होंगे, है ना? ये एंगल इसके बराबर हुआ, जब ये एंगल बराबर हुआ तो इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल CBF में हम देखते हैं कि ये इसके बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है ना? अपोजिट साइड आर इक्वल किसके होती है? अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो, अपोजिट एंगल आपके बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? बराबर। तो भाई साहब ये साइड आपकी बराबर होगी, कौन? CF और FB दोनों आपस में क्या हो गए? ये हो गए बराबर। अच्छा यहां पे एक बात कही जाती है कि अगर आपका एपर्चर, ये मिरर एपर्चर बहुत छोटा है, तो लगभग ये वाली लाइन क्या होगी? इस लाइन के बराबर होगी, FP के बराबर होगा। कब होगा? लगभग जब छोटा छोटा, ये मिरर छोटा होगा। हम आपसे कहते हैं कि ये मिरर छोटा है तो ये इसके बराबर होगा। अभी आपने क्या कहा? ये इसके बराबर, फिर आपने क्या कहा? ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हुए कि नहीं? जब ये बराबर होगा तो अगर दोनों दूरियां ले लेंगे तो इसकी दूरी ये तो आधी ही होगी, तो प्रूफ हो गया। तो आइए हम लिखते हैं, इसको लिखने का हमारा तरीका क्या है? ठीक है, आप लिखिए इसे। देखिए यहां ये बात जरूर कहिएगा, लेट a ray of light AB incident on mirror at point B. Let a ray of light incident, ray of light AB incident on mirror at point B, comma parallel to CP। ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है बी पे पड़ती है, ठीक है, मिरर के बी पे पड़ती है, और कैसी पड़ती है? पैरेलल टू सीपी, सीपी के पैरेलल पड़ती है ना? कंस्ट्रक्ट ज्वाइन, यहां लिख लीजिए ज्वाइन
ज्वाइन CB विच इज, जो क्या है, विच इज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल। इतना बाबू आपको लिखना है। एक चीज और लिख लीजिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन that ray of light passing through focus। ठीक है, हमने क्या कहा, एक रे ऑफ लाइट है जो बी पर पड़ती है और वो क्या है, पैरेलल टू सीपी, सीपी के पैरेलल। ठीक, फिर इसके बाद कहा कि हमने ज्वाइन मिला दिया इसको सीबी को, जो कि नॉर्मल है। इसके नीचे हमने लिखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद दैट रे, वो रे पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से गुजरती है। बस इतना ही लिखना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा कर फिर आगे की टॉपिक लिखते हैं। बाबू एक बात बताइए, सिंस एंगल ABC दिखाई दे रहा है आपको, ABC हो गया, ये किसके बराबर हो, CBF आर इज इक्वल टू एंगल CBF। क्यों भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दें, क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू R हम जानते हैं, है ना, ये जानते हो कि नहीं। फिर लिखिए अगेन, सिंस AB इज पैरेलल टू CP, AB पैरेलल टू CP। भाई साहब ये वाला पैरेलल है इसके, जब ये पैरेलल इसके है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन बनाएगा, एंगल ABC, देखिए ABC अल्टरनेट एंगल, और ये किसके बराबर होगा, BCP के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ABC इज इक्वल टू इतना, 2 देखिए ABC इक्वल टू इतना। भैया ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी तो बराबर होने चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 we get, हम 1 और 2 में देखते हैं तो पाते हैं, क्या पाते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCP। इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं हम, जी हाँ डाल सकते हैं। आप ट्रायंगल CDF में जरा देखिए, इन ट्रायंगल CBF, ट्रायंगल CBF ये वाला एंगल इसके बराबर है क्या, अभी आप लिखो CBF, यही नहीं क्वेश्चन निकला हमारा, देखो CBF इज इक्वल टू CBF, ये वाला एंगल इज इक्वल टू BCP ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप लिख लीजिए एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCP, है ना। कहां से लिए, फ्रॉम 3 से, है ना। किसी ट्रायंगल में बाबू अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उनकी साइड भी वही वाली साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हेंस इसके सामने का एंगल कौन बनाएगा, CBF है ना, CBF ये वाला, इसके सामने का एंगल CF, इसके सामने का वो साइड, इस एंगल के सामने का साइड CF, ये इक्वल टू क्या होगा, ये वाला BCP, इसके सामने की साइड
आपस में बराबर होगी भाई साहब। ये दोनों जब बराबर हो गए तो इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसका कारण लिख लीजिएगा थोड़ा। अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल टू अपोजिट एंगल। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी जगह कम इसलिए मिटा देंगे। लिख लीजिएगा कि जो जिसके एंगल सामने की बराबर होती हैं। ठीक है, यहां आप नोट कर लीजिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी साइड क्या होंगी? वो इक्वल होती है ना। तो ये हो गए बाबू। अब एक बात बताइए, अब अगर हम कहें कि ये साइड, ये क्या निकला? सी एफ बी एफ, सी एफ ए बी एफ ए, ये दोनों आपस में, सॉरी सी एफ बी एफ, ये दोनों आपस में बराबर निकल। अगर हम कहें कि ये एपर्चर हमारा बहुत छोटा है, इफ एपर्चर आर सो स्मॉल, अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो भाई साहब ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। जब बहुत छोटा होगा तो ये मेरे, तो देन बी एफ इज इक्वल टू एफ पी, है ना। या इस तरीके से लिख लीजिए, एफ पी इज इक्वल टू बी एफ। इक्वेशन नंबर 5, ये वाली जो साइड होगी ये इसके बराबर है ना। कब? जब एपर्चर छोटा होगा तब। क्या हम बोले? जब एपर्चर छोटा होगा तो ये वाली जो लाइन दिख रही है एफ पी, ये बी एफ के बराबर होगा। हो गए। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। फ्रॉम 4 and 5 we have 4 और 5, देखिए इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होंगे, तो सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। ऐसा निकल गया। निकला कि नहीं भाई साहब? निकला। इक्वेशन नंबर 6 डाल दीजिए। डाल सकते हैं? अब आ जाए, इधर मिटा दें, इधर मिटा देते हैं। बाबू एक लाइन यहां देखिए जिसको आपने कहा कि ये आर है, यही ना कहे थे। सिंस आर इज इक्वल टू सी पी, सी पी कह सकते हैं क्या? जी हाँ कह सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू सी पी को क्या कह सकते हैं? सी एफ प्लस एफ पी। देखिए सी पी, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। भाई साहब सी एफ की वैल्यू यहां से देखिए, सी एफ बराबर एफ पी, है ना। सी एफ की जगह पर हमने एफ पी रख दिया और इसके जगह पे भी हमने एफ पी रख दिया। फ्रॉम 6 से हमने सी एफ की जगह पे एफ पी रख दिया। और सी एफ पी मिलके 2 एफ पी बन गए। एफ पी, सॉरी एफ पी और एफ पी मिलके 2 एफ पी। आर इज इक्वल टू, दिख रहा ना आपको? आर एफ पी है कौन? सॉरी यहां 2 लगा लीजिए। एफ पी, एफ पी, एफ पी, एफ पी स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ है ना, तो 2 एफ। एक तो आपका प्रूफ हो गया। दूसरा, इसी को इधर कर दो तो क्या होगा? एफ बराबर आर बाई 2। भाई साहब यही प्रूफ करने के लिए
एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है। जितना ही देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। बहुत अस्थाई रुक रुक के आपको हमने बताया है, जहाँ कहीं भी आवाज की दिक्कत आई होगी थोड़ा सा बैक करके जरूर इसे देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, कभी कभी नहीं, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इसकी प्रूविंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको हमने क्या किया, पहले एक रे अप्लाइड पैरेलल आई, यहां से गई, नॉर्मल को मिला दिया, I = R होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा। सारी प्रक्रियाएं आप एक बार फिर से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।